साथियों नमस्कार, मैं सुमेर चौधरी एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लाइब्रेरियन गुरुजी पर। 2 दिन आपकी क्लास नहीं हुई, उसके लिए तो मैं सबसे पहले आप सभी से माफी चाहता हूं और उसकी पूर्ति भी हमें करनी है। इसलिए आज की क्लास में हम पिछली 2 क्लासों की पूर्ति करने वाले हैं और इसलिए आज की क्लास थोड़ी लंबी रहने वाली है, तो आप बहुत अच्छे से तन और मन लगाकर आज की क्लास को पढ़िएगा ताकि जो अपने को क्षति हुई है थोड़े समय की, उसकी पूर्ति आज की क्लास में हम कर सकें। साथियों, आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं। आपकी जो माउथ पब्लिसिटी है इस चैनल के प्रति वो बहुत जबरदस्त है। मुझे बहुत जगह से कॉल आ रहे हैं और एक चीज आपको बताऊं, मैं ये सिर्फ आप लोगों की वजह से संभव हो पाया है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े नामों के, जो बड़ी ब्रांड है, बहुत बड़ी ब्रांड है राजस्थान में, उन इंस्टीट्यूटों से मुझे कॉल आ रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो अप्रोच कर रही हैं, बोले सर क्यों आप यहां क्यों टाइम खराब कर रहे हो, हमारे साथ जुड़ जाओ, कमा लो। बोले यही टाइम है, वैकेंसी बार बार नहीं आती। लेकिन उन्हें क्या पता, साहब जबान दे चुके हैं, कमिटमेंट कर चुके हैं और कमिटमेंट एक बार कर दिया तो वो तो अपनी फितरत में ही नहीं है कि हम पीछे हट जाएं। तो एक बार आपको कमिटमेंट कर दिया कि पूरा का पूरा कोर्स राजस्थान लाइब्रेरियन का मैं कंप्लीट यूट्यूब पे करवाऊंगा, तो उसमें कोई किंतु और परंतु नामक वर्ड नहीं लगेगा। फिर से आपको यकीन दिला दूं, और इन चीजों से मुझे मोटिवेशन जरूर मिलता है। लोग कहते हैं सर क्या कर लोगे, कहां कमा लोगे, छोटा सा। मैं उनको बताना चाहता हूं आज छोटा है बहुत, ये जो छोटा सा है ना वही बड़ा होगा। और आप सब लोग इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, मैं अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूं। सिलेक्शन जब होंगे तो वो सिलेक्शन बोलेंगे, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है। जब रिजल्ट आएगा ना तो पता चलेगा कि हाँ कहां से सिलेक्शन होते हैं और कैसे पढ़ाया जाता है और कैसे पढ़ा जाता है, अपने बच्चे बताएंगे। हवाबाजी हो रही है और बताना तो नहीं चाहिए इस चैनल के माध्यम से, लेकिन आज किसी ने मुझसे कहा, बोले सर हमारी लंका लगा दी। 20-20, 30-30 पर डे के हमारे कोर्स खरीदे जा रहे थे, अब 3-3, 4-4 खरीदे जा रहे हैं। 3-4 कोर्स पर डे खरीदे जा रहे हैं। एक समय था, आप नहीं आए थे, उससे पहले हमारे बहुत कोर्स बिक रहे थे। क्यों कर रहे हो, हमारे साथ ही आ जाओ, यही क्लास दे दो, हम पेमेंट कर देंगे आपको, ये कर देंगे वो। खैर छोड़ो, इन चीजों से क्या है। हाँ, अगर आप लोगों का साथ इसी प्रकार से बना रहा तो ये चैनल एक ना एक दिन जरूर बड़ा होगा और दिन प्रतिदिन बहुत ही स्पीड के साथ अपना चैनल ग्रो कर रहा है। और आज क्लास प्लस का भी कॉल आया, बोले सब अपना अपना व्यापार की बातें करते हैं, देखो बच्चों के लिए कोई नहीं सोचता, सब धंधे की बात करते हैं। बोले क्या सर बच्चों को पढ़ा के क्या कर लोगे, नौकरी भी लग जाएंगी तो आपको क्या मिला, ये बच्चे ना हाथ ऐसे पहुंच के बोले निकल जाएंगे। कोई बात नहीं, कम से कम याद तो रखेंगे कि हाँ कोई था जो अपने लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट अपना तन और मन लगाता था, याद तो करेंगे। बस वही चाहिए अपने को, भगवान ने दे रखा है और अच्छी खासी जॉब है और कोई कमी है नहीं वैसे, और आपका प्यार चाहिए बस, बाकी और कोई ज़्यादा डिमांड अपनी है नहीं। तो बिना टाइम व्यर्थ किए शुरू करेंगे आज की क्लास को। और हाँ, कॉलन क्लासिफिकेशन अपनी चल रही थी, कॉलन जब कंप्लीट होगी आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। जैसे मैंने डीडीसी करवाई है वैसे ही मैं आपको कॉलन क्लासिफिकेशन करवाऊंगा, सीसी अपनी उसी प्रकार से होगी। और हाँ, आपको एक गुड न्यूज और दे दूं, मैं बहुत जल्द टेस्ट सीरीज एक एप्लीकेशन के माध्यम से आपके लिए ला रहा हूं, बहुत जल्द ला रहा हूं। अपना थोड़ा परिवार बड़ा हो जाए उसके लिए आप कोऑपरेट करिए, सपोर्ट करिए थोड़ा सा। परिवार अपना भी तो 3,500 का हुआ है, लगभग 7,000 के आसपास जाते ही, और बहुत जल्द जाएगा। 1.5 महीने में अपना 3.5 प्लस चला गया तो कितना टाइम और लगेगा, अब तो बहुत नजदीक है ये मानिए आप।
तो जैसे ही लगभग, क्योंकि मजा तभी आएगा ना जब अपना परिवार बड़ा होगा, कंपटीशन होगा अपने बीच में, तब पता चलेगा। जब हम घोड़ों की रेस में दौड़ेंगे ना तब पता चलेगा वहां, क्योंकि वहां तो सारे घोड़े बैठेंगे और बैठने को तो गधे भी बैठ जाएं और बैठेंगे भी, लेकिन वो तो कंपटीशन में सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रेस तो घोड़ों के बीच में होगी, 2 गुना का रिजल्ट आएगा वो तो उन घोड़ों को आएगा, और वहां कंपटीशन आपको देना है उनको। और इसका पता कब चलेगा, अपना स्वयं का आकलन हम कब कर पाएंगे, जब अपना परिवार बड़ा हो जाएगा और वहां सब के सब अपन टेस्ट देंगे, तब पता चलेगा कि हाँ कितने दूध में है, कितने पानी में है। दूध का दूध और पानी का पानी तब पता चलेगा। भले ही अपने मन में अपन 10 बच्चों के बीच में टेस्ट देकर फर्स्ट रैंक लाकर 30 मार्क का बन जाए, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। इसलिए आप सब लोग मेहनत करिए। जो माउथ पब्लिसिटी है वो बहुत गजब की है, थोड़ा सा और मेहनत करिए आप भी, मैं भी मेहनत कर रहा हूं, और लगातार हम एग्जाम तक बने रहेंगे आपके साथ। जब सिलेक्शन होगा तो आपसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, इतना यकीन आप लोग मानिएगा। तो बिना टाइम व्यर्थ किए शुरू करते हैं आज की क्लास को। कोलन क्लासिफिकेशन को अब हम डीपली पढ़ना शुरू करेंगे। एडिशंस वगैरह की बातें अपन कर चुके हैं, और अब शुरू करेंगे हम कोलन को, अर्थात कोलन का 6वां रिवाइज एडिशन अब हम शुरू करेंगे। 6वां रिवाइज है भाई, ये है ना, 6वां रिवाइज एडिशन है, जो कब आया था, 1963 में आया था। 6वां 60 में आ गया था, 6वां रिवाइज हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हर जगह हर लाइब्रेरी में यही जो आपका 6वां रिवाइज एडिशन है यूज किया जाता है। इसी को पढ़ा जाता है और इसी को पढ़ाया जाता है, और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंप्लीटली कोलन की डिटेल हम इसी संस्करण में चर्चा करने वाले हैं। तो बड़े आराम के साथ और बड़े ही धैर्य के साथ आप लोग पढ़ते चले। चलो जी शुरू करते हैं। तू क्या चाव है, चलो जी। पार्ट 3 सबको पता है, मैंने पहले ही बता दिया था, क्योंकि हमने सभी संस्करणों की हमने चर्चा करी। बोले कौन से संस्करण में कितने कितने पार्ट हैं, पहले संस्करण में कितने पार्ट थे, दूसरे संस्करण में कितने पार्ट थे, तीसरे में कितने थे, 6वें में कितने हैं, 7वें में कितने हैं, हमने चर्चा कर ली थी। हमने बात करी थी कि पहले संस्करण में 3 पार्ट थे, उसके बाद 4 जो आगे 4 संस्करण आए उसमें 4 पार्ट थे, फिर 6वें संस्करण के अंदर हमने पढ़ा 3 पार्ट थे, 7वें में हमने पढ़ा था, बोले कितने पार्ट हो गए थे, 5 पार्ट हो गए थे। 6वां और 6वां रिवाइज हमने जब देखा था वहां देखे थे 3 भाग थे, 3 पार्ट थे। आज हम उन तीनों पार्टों की चर्चा करेंगे। तीनों पार्टों में क्या क्या दे रखा है उसकी भी हम चर्चा करेंगे, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। उसमें बहुत डीपली हम पढ़ने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं मिलेगा, कोलन में एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलेगा आपको। एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, एग्जाम की बात कर रहा हूं। ये गुरुजी तो यूट्यूब पे आएंगे, अभी तो टट जाओ थे, यूट्यूब पे आएंगे और ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे, अपनी मास्टरगिरी दिखाएंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाएंगे कि यार आपको लगे बोले यार ये गुरुजी तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पढ़ा रहे हैं और अपने को तो आते ही नहीं है, और तुम भाग भाग के दौड़ दौड़ के उनके कोर्स खरीदोगे, दौड़ दौड़ के ये कार्य करोगे, है ना। जैसे आज बताई थी ना उन्होंने, बोले सर 20-30 बिकते थे, नहीं करेंगे अपन उनकी बात, नहीं तो फिर बोले सर आपने लंका लगा दिया ना। खैर अपन क्यों लगाएंगे किसी के लंका, अपने आप लग रही है, उनके कर्म कांड है उनके जैसे जैसे। चलो जी, भाग 3 है। 3 भाग कौन कौन से हैं देखिए। पार्ट 1 में क्या दे रखा था, नियम भाग था, उसमें नियम दे रखे हैं, कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, आगे चर्चा करेंगे। यहां तो इतना देख लीजिए 3 भाग कौन कौन से थे। पार्ट 2 के अंदर दे रखा है शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के शेड्यूल दे रखे हैं, और पार्ट 3 के अंदर शेड्यूल दे रखे हैं किसके, क्लासेस और सेकेंड बुक्स के, धार्मिक और वारण्य ग्रंथों के। अब ये सेकेंड जो है ना, आपको हिंदी में इसके 3-4 नाम देखने को मिल सकते हैं, अलग अलग नाम मिलते हैं, आद्य धार्मिक, आद्य ग्रंथ, वारण्य ग्रंथ, बहुत से नाम मिलेंगे।
इसलिए मैं कहता हूं कि इनको आप इंग्लिश में याद कर लेना। दो नाम है, क्लासिक्स और सेकेंड बुक्स। देख लेना भाई कौन से पार्ट में दे रखे हैं, बोले गुरुजी तीसरा पार्ट में दे रखे हैं, है ना। तो ऐसे जरूर देख लेना इनको। पहला भाग नियम भाग था, दूसरे में शेड्यूल दे रखे थे क्लासिफिकेशंस के, और उसके बाद तीसरे में धार्मिक और वारण्य ग्रंथ अर्थात क्लासिक्स और सेकेंड बुक्स के शेड्यूल दे रखे हैं। इन चीजों का ध्यान रखना। तीनों भागों के बारे में आपको कूट बना के दे देगा और जोड़ी मिलान करने की बात करेगा। कभी आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा बताइए तीसरे भाग में क्या दे रखा है, इनके 4 ऑप्शन में डाल देगा इनको। 3 तो ये बना दिया, एक दे देगा इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन सीधे सीधे बन जाते हैं। कभी दूसरे भाग के बारे में पूछ लेगा, कभी पहले के बारे में पूछ लेगा, कभी पूछ लेगा कि कॉलम क्लासिफिकेशन के 6वें एडिशन के अनुसार क्लासिक्स और सेकेंड बुक्स के शेड्यूल किस पार्ट में दे रखे हैं। ऐसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे 4 ऑप्शन बना के दे देगा और तुम्हें पहचानना, बोले गुरुजी तीसरा पार्ट में दे रखे हैं, तो तीसरे के अंदर आप तुरंत पहचान जाओगे। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और यही पूछा जाता है, ये मान लीजिए। अब जो मैं आगे करवा रहा हूं इनके अंदर से वो बहुत कम पूछा जाता है। मैं इसलिए करवा रहा हूं ताकि रिस्क 0% रहे, ठीक है ना, रिस्क बिल्कुल भी ना रहे। ये देखिएगा आप, वैसे तो आगे मैंने इसको डीपली ले लिया है। जो तीसरा पार्ट था क्लासेस और सेकेंड बुक्स जो थी, उस पार्ट में तीसरे भाग में 3 व्यक्ति थे। एक तो मुख्य थे, रंगनाथन साहब तो थे ही थे, क्योंकि उन्होंने तो 6वां जो रिवाइज एडिशन वो तैयार किया ही था। उसके अलावा 2 व्यक्ति और थे जिनका योगदान रहा। एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है नेट के पेपर में। योगदान किसका था भाग 3 को तैयार करने में, किसका योगदान था बोले तो एस कुप्पूस्वामी का योगदान था। यह पूछा जा चुका है, एस कुप्पूस्वामी का नाम पूछा जा चुका है। इसलिए देखो 3 थे, एक तो रंगनाथन, फिर सहयोग किसका था एस कुप्पूस्वामी का, और एक व्यक्ति और था शास्त्री। यहां नहीं डाला मैंने, आगे डाल दिया है। ज्यादा प्रमुख कौन थे, मतलब जो 2 सहयोगी थे उनमें से मुख्य तो कौन थे, कुप्पूस्वामी। जब कुप्पूस्वामी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो क्या पता आगे शास्त्री पूछ लिया जाए। इसलिए मैंने आगे शास्त्री भी डाल दिया है। आगे डिटेल के अंदर जब हम जाएंगे तो वहां उसका नाम भी डाल दिया है। यहां जो मुख्य था एस कुप्पूस्वामी, उसका नाम मैंने लगा दिया है, आप देख लीजिएगा। अब देखो सीसी के जो पार्ट थे, जो 3 पार्ट हैं, उनको हम थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। क्या पता क्वेश्चन पूछ लिया जाए। बाकी ये तो देखो फॉर्मेलिटी है, मैं बताऊंगा आप कैसे पहचानोगे, तुरंत पहचान जाओगे। ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है, मैं बता दूं आपको ताकि आपको पता रहे कि हाँ यार किसमें क्या है। बाकी पहचानेंगे कैसे वो तो पता चल ही जाएगा, मैं बता दूंगा अभी। पहला पार्ट कौन सा था भाई, नियम भाग था। अब नियम भाग में क्या क्या दे रखा है वो देखिए आप। नियम भाग है पार्ट 1, और नियम भाग में कौन कौन सी चीजें हैं वो आप देखिएगा। इसमें निम्न की परिभाषाएं व एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ये जो निम्न है इनकी परिभाषाएं हैं और इनके कुछ उदाहरण दे रखे हैं। तो किन किन की परिभाषाएं और उदाहरण है बोले, कॉल नंबर के, क्लास नंबर के, बुक नंबर के, कलेक्शन नंबर के, फंडामेंटल कैटेगरीज, कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस, सहायक अनुक्रम के सिद्धांत। वैसे तो आगे हम इनको एक एक को उठा उठा करके बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। देखेंगे कॉल नंबर क्या होता है, क्लास नंबर क्या होता है, बुक नंबर क्या होता है। हम डिटेल से तो पढ़ने ही वाले हैं, एक एक चीज को पढ़ेंगे, आप चिंता ना करें। यहां आपको सिर्फ इतना देखना है कि पहले पार्ट में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं बस। क्योंकि यहां से हो सकता है 4 ऑप्शन बना के क्वेश्चन दे दे कि इनमें से कौन सा नहीं है, पहले पार्ट में कौन सी चीज शामिल नहीं है। इसलिए मैंने ये सारी चीजें करवाई हैं। कुछ और भी हैं, अभी देखिएगा। मेन क्लास दे रखी है, कॉमन आइसोलेट, टाइम स्पेस एंड लैंग्वेज आइसोलेट, क्लासिक्स, डिवाइस, और लास्ट में क्या दे रखा है भाई, इंडेक्स दे रखा है। प्रत्येक पार्ट में इंडेक्स है, तो पहले भाग का इंडेक्स लास्ट में दे रखा है, ध्यान रखिएगा। सीसी में वैसे देखा जाए ना तो कुल 6 इंडेक्स दे रखे हैं, प्रत्येक में एक एक दे रखा है। पहले में भी एक है, लास्ट का जो तीसरा भाग है उसमें भी एक इंडेक्स है, लेकिन जो दूसरा पार्ट है
शेड्यूल वाला, उसके अंदर 4 इंडेक्स दे रखे हैं, हालांकि उनमें एक मेन है, हम बात करेंगे उनकी। वैसे देखा जाए तो कितने इंडेक्स हैं? 6 इंडेक्स हैं, और इंपॉर्टेंट तो एक ही है जो दूसरे में अभी आएगा। चलो जी दूसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। पार्ट 2 में क्या क्या दे रखा है? पार्ट 2 शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के शेड्यूल दे रखे हैं। ये सब अगर आपसे पूछा जाए ना कि तीनों जो पार्ट हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, तो आप दूसरे वाले को बताइएगा। बोले दूसरा भाग सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी के हिसाब से लगभग सीसी तैयार होती है। इसमें क्या दे रखा है भाई? डिविजन्स के लिए शेड्यूल दिए गए हैं। चलो जी किस कौन कौन से दिए गए हैं देखो। बुक नंबर, अब आप ये मत सोचना बोले गुरुजी वहां भी आए थे, वहां ऊपर पढ़ा था अपन ने, परिभाषाएं और उनके एग्जाम्पल दे रखे हैं, ध्यान रखना, ऊपर की लाइन भी देख लेना आप। इसीलिए तो मैंने कहा था ये तो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, बाकी तो आप नाम से पहचान जाएंगे। कैसे पहचानेंगे मैं बताऊंगा। बुक नंबर, मेन क्लास दे रखी है, कॉमन आइसोलेट, टाइम आइसोलेट, स्पेस आइसोलेट, फेज रिलेशन, ये पूछा जाता है बहुत बार। फेज रिलेशन किस में दे रखा है? तो दूसरे में, ध्यान रखना। फैसेट्स दे रखे हैं। इंडेक्स लास्ट में, कितने इंडेक्स है भाई इसमें? टोटल 4 इंडेक्स हैं। देखो कैसे कैसे। इंडेक्स टू नेचुरल ग्रुप्स, नेचुरल ग्रुप जिसे आप लोग क्या बोलते हैं? बोटनी बोलते हैं। एक तो बोटनी का इंडेक्स दे रखा है, एक जूलॉजी का दे रखा है, एक ज्योग्राफिकल इंडेक्स दे रखा है, 3 तो ये दे रखे हैं, और एक दे रखा है इंडेक्स टू शेड्यूल जो कि मुख्य इंडेक्स है कॉलन का। ऐसे भी पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन बना देगा ऐसे जैसे बने हुए हैं। बताइए कॉलन के 6वें संस्करण का मुख्य इंडेक्स कौन सा है? तो आपको इन चारों में से छांटना होगा, और ये मैंने आगे लिख भी दिया है, मेन इंडेक्स लिख दिया है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो और बाद में इनको छाप लिया करो, या फिर पॉज करके लिख लिया करो, है ना। तो इंडेक्स टू नेचुरल ग्रुप्स अर्थात बोटनी, दूसरा कौन सा है? जूलॉजी, तीसरा है ज्योग्राफिकल इंडेक्स, और चौथा और इंपॉर्टेंट और मुख्य इंडेक्स टू शेड्यूल है, जो सीसी का मुख्य शेड्यूल है। ध्यान रखिएगा। कहां दे रखे हैं ये सब चीजें? दूसरे भाग में दे रखी हैं। चलो जी पार्ट 3 में क्या दे रखा है? पार्ट 3 में शेड्यूल दे रखे हैं किसके? क्लासेस और सेकेंड बुक्स के, और उनके स्पेशल नेम के साथ दे रखा है। क्लासेस और सेकेंड बुक जिन्हें आप धार्मिक और वारण्य ग्रंथ भी कहते हैं। हिंदी में ज्यादा मत जाइएगा, हिंदी में इनके बहुत से नाम हो सकते हैं। सेकेंड बुक्स के तो बहुत नाम मिल जाएंगे आपको, 3-4 नाम मिल जाते हैं, हर बार अलग बताएगा, है ना। लेकिन ये चीजें आप कोशिश करना इंग्लिश में ही देख लेना इनको। सेकेंड बुक्स और क्लासेस, इनके क्या दे रखे हैं भाई? शेड्यूल दे रखे हैं। अब सुनो, जो तीसरा पार्ट जो था उसके अंदर इस पार्ट में रंगानाथन के सहयोगी कौन कौन थे? एक तो रंगानाथन थे और 2 उसके सहयोगी थे। एक तो कौन था? एस कुप्पुस्वामी। दूसरा कौन था? शास्त्री। इंग्लिश में पढ़ोगे तो कुछ अलग पढ़ने को आएगा, गूगल करोगे तो भी कुछ अलग आएगा, है ना। और आगे AR लगा दोगे तो भी एक ही अर्थ आएगा। वैसे देखा जाए तो ये शास्त्री ही है ना। तो हिंदी में आप शास्त्री ही पढ़िएगा, और याद करने में भी आसानी होगी यार। अंग्रेजों के नाम तो उस समय अंग्रेज भी अपने नाम अजीब तरीके से निकालते थे, हिंदी में उसका देखते थे तो कुछ अलग निकल के आता था, और उसको इंग्लिश में पढ़ते थे तो वो उनका लहजा है वो थोड़ा सा अलग हो जाता था। तो आप इनको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। 2 सहयोगियों का नाम पूछे तो एस कुप्पुस्वामी और दूसरा कौन था? शास्त्री, है ना। 2 नाम है, ये याद रख लीजिएगा। कुप्पुस्वामी पूछा जा चुका है, जो दूसरा था भविष्य में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको भी शामिल कर दिया है। बहुत ही कम जगह देखने को मिलेगा, भले ही 2000 का कोई पेड कोर्स दे रहा हो, भले ही कोई 3000 का दे रहा हो, जो मेरा कंटेंट है आप उनसे मैच करवाइएगा। दूध का दूध, पानी का पानी आप स्वयं कर लीजिएगा। मेरे खुद की बढ़ाई अगर मैं खुद करूंगा तो शोभा भी नहीं देगा। बाकी देखो मेरी मेहनत है, और आप लोग भी इसके पीछे सच में मेहनत कर रहे हैं, जैसे मैं कमेंट देखता हूं आपके। और बच्चे हैं आजकल सब जगह क्लास लेते हैं, और लेनी भी चाहिए। मैं ये नहीं कहता यहीं पढ़िए, लेनी चाहिए, तभी आप लोग कंपेयर कर पाएंगे। मुझसे कोई फोन करता है और कहता है ना, बोले सर कोर्स खरीदना है,
तो मैं सीधा उनसे कहता हूं भाई मार्केट में बहुत सी कोचिंग्स हैं, आप किसी का भी कोर्स खरीद लीजिए। बोले सर आप भाई नहीं, कोर्स खरीद लीजिए और फिर बहुत से बच्चे कॉल करके कहते हैं गुरुजी ले रहा क्यों है, गुरुजी आपको भी ले रहा क्यों है, नाम नहीं लूंगा, गुरुजी आपको भी ले रहा क्यों है, बाप को भी ले रहा क्यों है ना। लेकिन बाय बाय टाटा बाय बाय कर दिया उनको, लेते ही नहीं, लेनी चाहिए आपको। देखो ये गलत है, अगर आपने पैसे दिए हैं उन चीजों के तो आप जरूर पढ़िएगा, उनको पढ़ना चाहिए आपको, है ना। पैसे बहुत मुश्किल से है ना, तो पढ़ना चाहिए आप लोगों को अगर पैसे दिए हैं तो। बाकी मिलेगा तो यही हो सकता है, इससे भी कम मिले। देखो इधर उधर की चीजें तो करवा देंगे, लेकिन जो मैंने करवाया है उसमें से मैंने डीडीसी आपको करवा दी, कॉलन मेरी अभी चल रही है, देख लीजिएगा, मैच करवा लेना। और डीडीसी मैंने करवाई है, मैच करवा लेना। जो एग्जाम में आने लायक कंटेंट है वो मेरा जो सिलेबस में है उसी को मैं डीपली लेके जा रहा हूं। ऐसा नहीं है सिलेबस में है उसको तो छोटा सा करवा दिया और उधर मैनेजमेंट में घुस गया, उधर रेफरेंस सर्विस में घुस गया, उसको पुस्तकालय समाज में पढ़ा रहा हूं। तो ऐसा नहीं है, जो सिलेबस दे रखा है मैं उसको चारों तरफ से ले रहा हूं, और यही एग्जाम में होता है। तो इसी प्रकार से आप देखते जाइए और पढ़ते जाइए बस। रंगनाथन के दो सहयोगी एस कुप्पुस्वामी और शास्त्री, याद रख लेना तीसरे संस्करण में सहयोगी थे, इस चीज का भी ध्यान रख लेना। तीसरे पार्ट के अंदर क्या थे, ये सहयोगी थे, भाग 3 के ये सहयोगी थे, देख लेना इसको। चलते हैं थोड़ा सा, इंडेक्स लास्ट में है ही, बता दिया था मैंने पहले भी कि सबके लास्ट में एक एक इंडेक्स है, लेकिन भाग 2 में कितने इंडेक्स हैं, 4। इसलिए भाग 1 में 1 इंडेक्स, भाग 2 में 4 इंडेक्स, भाग 3 में 1 इंडेक्स, तो टोटल मिलाकर कितने हो जाते हैं भाई, 6 इंडेक्स हो जाते हैं। चलो जी, अब इनके पेजेज से देखते हैं। कभी कभार पेजेज को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 0.01% संभावना बनेगी आपकी एग्जाम में, फिर भी लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ताकि आपको कोई क्वेश्चन आए तो वहां पर ऐसा ना लगे बोले यार ऊक टप क्यों है ना। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए, पता होना चाहिए कि हाँ यार ये मैंने पढ़ा था, याद भले ही आपको नहीं है, बोले ये मेरा खुद का फॉल्ट है, सर ने पढ़ाया था, ये चीज आई है मेरे सामने, बस इतना कमी इतनी है कि मैंने याद नहीं किया, इसको देखी हुई जरूर है, ऐसी स्थिति आपकी बने। अगर ये देखा हुआ नहीं होगा तो वहां आपको लगेगा यार पता नहीं अभी तो क्या है, अभी तो पता नहीं और क्या क्या छूट रहा है। तो ये चीजें देख लेना और याद कर लेना, बहुत छोटी सी चीजें हैं यार, इसमें क्या है। चलो जी, पेज देखते हैं। कुछ प्राइमरी पेज हैं, कॉलम के प्रारंभ में प्राइमरी पेजेस हैं, मैंने लगा भी दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें साथ में। पेज 1 से लेकर 8 तक, पेज 1 से लेकर 8 तक टाइटल और उनके कंटेंट्स दे रखे हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, कंटेंट बना दिए। 9 से लेकर 11 तक प्रीफेस दे रखा है, भूमिका 9 से 11 तक प्रीफेस दे रखा है। उसके बाद इंट्रोडक्शन दे रखा है 12 से 18 में, इंट्रोडक्शन 12 से 18 में। उसके बाद एनेक्सर लास्ट में दे रखा है 19 से 28 तक। एनेक्सर का कई बार पूछ लिया जाता है भाई, इसको तो देख लेना थोड़ा सा। एनेक्सर कहां दे रखा है, 19 से लेकर 28 तक, अर्थात प्राइमरी पेज जो है उनके लास्ट के अंदर एनेक्सर दे रखा है। कुछ प्राइमरी पेज हैं उनके लास्ट में क्या दे रखा है, एनेक्सर दे रखा है। और एनेक्सर क्या था मैंने आपको बता ही दिया था, पीछे की क्लास में करवाया था कि जो संस्करण में त्रुटियां रह जाती हैं तो अगले संस्करण में उनको सुधार करके दे दिया जाता है, उसकी सूचना कहां दी जाती है, एनेक्सर में। उनमें जो सुधार किया जाता है उसकी सूचना एनेक्सर में डाल दी जाती है। और सीसी में एनेक्सर कहां दे रखा है, पेज नंबर 19 से लेकर पेज नंबर 28 तक दे रखा है, देख लेना इसको भी। आगे चलते हैं मुख्य पेजों की तरफ, जो मेन पेज हैं सीसी के, उनको पढ़ना है भी, याद कर लेना। देखो याद करना भी सिंपल है, 3 पार्ट हमने पढ़े थे, नियम भाग पढ़ा था हमने पहला, दूसरा हमने शेड्यूल पढ़े थे, और तीसरे में हमने क्लासिक्स और सेकेंड बुक्स के जो शेड्यूल हैं वो हमने देखे थे। ये 3 पार्ट हमने देखे। इन तीनों पार्टों के पेज नंबर देख लेना आप। जो पार्ट 1 है वो 1.1 से लेकर 1.124 तक है। देखो पार्ट 1 है 1.1 से शुरू हुआ, 2 है तो 2.1 से, 3 है तो 3.1 से, ये तो सीधा सीधा दिख जाए। 1 है तो 1.1 से शुरू होगा, 2 है तो 2.1 से शुरू होगा, 3 है तो 3.1 से शुरू होगा।
तो पहला भाग 1.1 से बोले 1.124, दूसरा 2.1 से 2.172, तीसरा बोले 3.1 से 3.126। इस प्रकार से आप इनको बहुत अच्छे से याद कर लेना। 1.1 से 1.124, 2.1 से 2.172, 3.1 से 3.126। तीनों पार्ट आपको बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं। इनके पेज को आप देख लेना भाई। आगे चलते हैं। मैपिंग ऑफ सब्जेक्ट, जैसे हमने डीडीसी में करी थी, विषयों की मैपिंग हमने करी थी, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज की हमने मैपिंग करी थी। तो यहां पर हम जो सब्जेक्ट है उनकी मैपिंग हम नहीं करेंगे, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये रंगनाथन साहब ने करी थी। किस प्रकार से मैपिंग करी थी वो हम पढ़ रहे हैं। तो देखो कैसे कैसे करी थी। 3 पार्टों में उन्होंने संपूर्ण विषयों को बांटा था। 3 पार्ट कौन कौन से थे देखिएगा। एक तो था नेचुरल साइंस, दूसरा था ह्यूमैनिटीज, और तीसरा पार्ट उन्होंने बनाया सोशल साइंस। संपूर्ण विषयों को केवल 3 भागों में उन्होंने बांट दिया। किन किन भागों में बांटा? नेचुरल साइंस में, दूसरा ह्यूमैनिटीज में, और तीसरा सोशल साइंस में। तीनों भागों में संपूर्ण विषयों को इन्होंने विभाजित कर दिया। अब सुनो, नेचुरल साइंस के अंदर जितने भी विषय आ गए उन सब की एक मेन क्लास दे रखी है, उनके फैसेट दे रखे हैं और उनके सब आइसोलेट दे रखे हैं। वैसे ही ह्यूमैनिटीज के अंदर जितने विषय हैं उन सब की मेन क्लासेज हैं, फैसेट्स हैं और सब आइसोलेट हैं। वैसे ही सोशल साइंस के अंदर जो है उसकी मेन क्लासेज दे रखी हैं, फैसेट्स दे रखे हैं और उनके सब के सब आइसोलेट दे रखे हैं ऑलरेडी। तो ये चीजें ठीक है। अब आपको ये याद क्या रखना है, ये चीज एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैंने बताया है। आपको याद क्या रखना है, एग्जाम में क्या पूछा जाता है वो देखो। नेचुरल साइंस, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस आपसे पूछा जाएगा। नेचुरल साइंस कहां से लेकर कहां तक है, ह्यूमैनिटीज के जो विषय हैं वो कहां से लेकर कहां तक है। कॉलम जब आप पढ़ेंगे तो वहां बहुत से ऐसे त्रिभुज बना हुआ मिलेगा। बहुत से टीचर पढ़ा रहे हैं इस चीज को त्रिभुज के माध्यम से, लेकिन मैंने त्रिभुज के माध्यम से इसलिए नहीं बताया क्योंकि त्रिभुज के माध्यम से तो ये लोग लगभग 3 विषय ही बता रहे हैं। ये 3 पार्ट ही बताएंगे, नेचुरल साइंस, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस। लेकिन मैंने देखा है, नेट के पेपर में देखा है, इन 3 के अलावा भी कुछ चीजें और आती हैं। तो मैंने 5 टुकड़े बना दिए साबुन के, 5 से क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं 5 करवाऊंगा ना। तो 3 ही नहीं कराऊंगा, 3 तो करवाऊंगा ही, उसके अलावा 2 एक्स्ट्रा और करवाऊंगा। तो यहां पर उन्होंने ऐसे डेल्टा बना रखा है, ऐसे बना रखे हैं, इधर इधर बोले ये और इधर, है ना। तो अपन नहीं करेंगे ये कार्य। अपने को तो याद करना है यार, बाबू आना चाहिए, छान फाड़ रहा हो बोले, क्वेश्चन सही होना चाहिए। अपने को उससे मतलब है, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है उससे अपन कैसे लड़े, बस इस चीज से मतलब होना चाहिए। तो आपको याद करना है नेचुरल साइंस कहां से कहां तक है, ह्यूमैनिटीज कहां से कहां तक है और सोशल साइंस कहां से कहां तक है। तो देखो जी, याद कैसे करना। नेचुरल साइंस जो है वो आपकी बी से लेकर एम तक है। 42 मेन क्लासेज हैं, 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3 4, फिर ए बी सी डी करके जेड तक जा रही है, ऐसे आगे आएंगे, इसके बाद वही है। तो उनमें बताना है आपको नेचुरल साइंस बी से लेकर एम तक के जो सभी विषय आ गए, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये सब के सब किसमें शामिल करे गए हैं, नेचुरल साइंस। एन से लेकर एस तक जितने भी आ रहे हैं वो सब किसमें शामिल हैं, ह्यूमैनिटीज में। टी से लेकर जेड तक जितने भी हैं वो कहां हैं, सोशल साइंस में माने गए हैं, हमने नहीं माने हैं। SR रंगनाथन साहब ने माना है, जो उन्होंने माना है हम तो उसे बता रहे हैं आप लोगों को, इसमें हमारी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। अब देखो याद कैसे करें, समस्या तो याद करने वाली है ना, ये चीजें मिक्स हो जाती हैं, मिक्स ना हो इसलिए देखो 3 चीजें हैं, 3 में से 2 का जुगाड़ बना लो, 1 जो बच गई अपने आप सही हो जाएगा, माथा पच्ची करने की जरूरत ही नहीं है। बोले नेचुरल, बोले नेचुरल, नेचुरल बम, नेचुरल बम, तो बम से बी और एम, नेचुरल बम है, बोले ये तो नेचुरल बम है। तो बी से लेकर एम तक क्या है भाई, नेचुरल से आपकी क्या हो जाएगी, नेचुरल साइंस हो जाएगी।
बहुत आसान है। नेचुरल बम है, बोले नेचुरल कहां से, बोले नेचुरल, बोले बम, नेचुरल बम। तो नेचुरल कहां से, बम से। बम का मतलब बी और एम, बम बी, ऐसे पढ़ लिया करो। जो बी और एम है इसे आप बम बोल लो यार, क्या दिक्कत है, बताना थोड़ी है किसी को, याद होना चाहिए अपने तो नेचुरल बम। तो नेचुरल साइंस कहां से कहां तक है, बोले बी से लेकर एम तक है। ठीक है, बोले तेरा तो इलाज हम कर देंगे। अब आ जाते हैं इसकी तरफ, अगले की तरफ। अगला कौन था, ह्यूमैनिटीज, मानवता, मनुष्यता, जैसा आप पढ़ें। तो इसको कैसे याद करें, सुनना, मानवता बोल दो या मनुष्य बोल दो या मनुष्यता बोल दो, तो मैं इसको मनुष्य से ले लेता हूं, बात तो एक ही है। और मनुष्य में क्या होती है भाई, अरे नस याद करेंगे, नस, नस, तो नस का मतलब एन और एस, ने से। तो मनुष्य में क्या है, बोले नस है, नस मनुष्य में होती है बिल्कुल। तो एन से लेकर एस तक, एन एस अर्थात नस, नस किसके होती है, मनुष्य की होती है। तो मानवता या मनुष्यता या ह्यूमैनिटीज, तो यहां से आप एन एस जोड़ लेना, हो जाएगा। अब दो हो गए तो अपने पास एक ही बचा हुआ है, सोशल साइंस, जो बच गया टी से लेकर जेड तक, लास्ट के अंदर यही आएगा, सोशल साइंस लास्ट में आ जाएगा, टी से लेकर जेड तक। बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, इस हिसाब से कर लेना। आगे अभी और देखेंगे, अभी तो ये 3 ही सब सेक्शन है, उन्होंने 3 भागों में ये बांटा था, लेकिन हम इसे 5 में बांटेंगे अभी। चलिएगा जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, मैंने पहले भी आपको करवाया था पार्टियल कॉम्प्रिहेंशन, वो वाली चीज यहां आ जाती है। क्या है पार्टियल कॉम्प्रिहेंशन, दिक्कत आती है आपको। रंगानाथन ने नेचुरल साइंस, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस, ये आपसे पूछा जाएगा, बहुत बार पूछा जाएगा, रंगानाथन ने विषयों को या संपूर्ण ज्ञान को या सभी विषयों को कितने भागों में विभाजित किया था कोलन के अंदर, तो आप बता देना नेचुरल साइंस, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस। रंगानाथन ने नेचुरल साइंस, ह्यूमैनिटीज व सोशल साइंस के रूप में सब्जेक्ट्स की मैपिंग करी। किन किन के रूप में करी, नेचुरल साइंस, ह्यूमैनिटीज व सोशल साइंस। जो ये मैपिंग करी है इसी को उन्होंने क्या कहा, पार्टियल कॉम्प्रिहेंशन। पार्टियल कॉम्प्रिहेंशन आपने पढ़ा होगा, अर्धव्यापकत्व पढ़ाया था मैंने आपको, याद करिए विषय निर्माण की विधियां, वहां भी करवाया था। तो पार्टियल कॉम्प्रिहेंशन किसको कहा, जो रंगानाथन ने सब्जेक्ट की मैपिंग करी है नेचुरल साइंस, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस के रूप में, उसी को उन्होंने क्या नाम दिया, पार्टियल कॉम्प्रिहेंशन। ध्यान रख लेना, पूछा नहीं जाएगा आपसे ज्यादा, खैर पर इतना पूछा जाएगा उन्होंने किस किस में करी मैपिंग, तो नेचुरल साइंस में, ह्यूमैनिटीज में और सोशल साइंस में। ये 3 नाम आपको याद होने चाहिए। और मैं करवाऊंगा आपको 5 नाम। बोले गुरुजी बावड़ा होगा क्या, बिल्कुल मैं एकदम बावड़ा हूं इस मामले में, क्योंकि मैं जैसे याद करके आया हूं वैसे आपको करवाना चाह रहा हूं। जैसे मेरी, वो कहते ना भाई मेरी नैया पार हुई है, वैसे आपकी भी हो जाए तो कम से कम दुआएं तो दोगे। तो मैं मेहनत करता हूं, करी है और अब भी करता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं अब नहीं पढ़ता, मैं अब भी पढ़ता हूं। और अगर कुछ जिंदगी में करना है, सक्सेस होना है, तो आदमी को अपडेट रहना पड़ेगा। जब हम अपडेट खुद को करना बंद कर देंगे तो हमारा ये मान लीजिए कि अंत बहुत नजदीक है, हम खत्म है, फिर एकदम एंड है अपना, ये मान लेना। तो इसलिए इंसान को भले ही वो कितना ही नॉलेजफुल हो, विषय का कितना ही उसे नॉलेज हो, उसे प्रत्येक दिन अपडेट होना चाहिए। और मैं अब भी लाइब्रेरी में बैठा बैठा इस विषय को पढ़ता हूं, तो ऐसा नहीं है। चलो जी देखो, अब ये जो पार्ट है वो देखिएगा आप। ये क्लास है बी से लेकर एम तक, जो मेन क्लास दे रखी है ना, उनकी बात है, ये मेन क्लास है ये। तो मेन क्लास बी से लेकर एम तक क्या था, मेन क्लास में सी से एफ तक क्या है, जी से एल तक क्या है, एन से एस तक क्या है और टी से जेड तक क्या है। ये अपन बांटेंगे 5 भागों में। देखो जी 3 तो हमने देखे ही थे, 2 और जोड़ देने हैं बस। बोले बम बी से एम, देखो पहचान गए ना, बी एम दिखते ही आपके दिमाग में, बोले नेचुरल बम। तो नेचुरल साइंस दे रखी है बी से लेकर एम तक। अब आपसे पूछा जाएगा फिजिकल साइंस कहां से कहां तक दे रखी है, और ये ऑप्शन डाल देगा ऐसे,
बी से एम, सी से एफ, पहला ऑप्शन डाल देगा बी से एम, सी से एफ, जी से एल, एन से एस, ऐसे 4 ऑप्शन बना देगा और आपसे पूछेगा फिजिकल साइंस कहां से कहां तक है। तो फिजिकल तो याद कैसे करोगे, देखो मैंने कैसे याद कर रखा था, मैंने याद कर रखा था, देखो फिजिकल बोले किसका फिजिकल रहा, बोले CISF को फिजिकल, किसका, बोले CISF का फिजिकल। तो CISF, तो मैंने इसके दोनों वर्ड ले लिए, CIS और F, तो पहला और आखिरी C से लेकर F तक, C से लेकर F तक, तो C देखो पहले आ रहा है और लास्ट में F तक जा रहा है, इसका मतलब आप भी यही समझ लो, बोले C से लेकर F तक जितने भी आ रहे हैं वो सब के सब किस में जाएंगे भाई, फिजिकल में जाएंगे। फिजिकल क्या को है, बोले CISF को, तो C से लेकर F तक जितने भी बीच में बैठे हैं सब किस में आ जाएंगे, हाँ फिजिकल साइंस में आ जाएंगे। तो फिजिकल क्या को है, CISF को है, तो C से लेकर F तक कहां आ गया, फिजिकल में। बहुत अच्छे से याद आप कर लोगे, यह आपने याद कर ही लिया। तो नस होती है बोले मनुष्य के अंदर, ठीक है। सोशल साइंस लास्ट में आपका बच गया था, TZ ये आपने कर ही लिया था। ये बम आपने देख लिया, CISF आपने देख लिया, नस आपने देख ली, और T से Z तक सोशल साइंस होता है बोले ये आप देख ही चुके हैं। अब बच गया अपना केवल और केवल G से लेकर L तक। तो देखो बायोसाइंस, बायोसाइंस का मतलब है बायोलॉजी की ये बात कर रहा है, बायोलॉजी की बात कर रहा है। देखो आंसर भी इसी में छुपा हुआ है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा ले, शांत दिमाग से इसे पढ़े तो ये आंसर भी मिल जाएगा। बायोलॉजी, लो जी, L और G, लो जी, बायोलॉजी, लास्ट के 2 अक्षर आंसर है अपना। बायोलॉजी लास्ट के दोनों अक्षर ही अपना आंसर है। तो बायोलॉजी तो लो मतलब L और G साफ साफ लिखा हुआ है, लो जी तो G और L दोनों है, यहां देख लो। G से लेकर L तक जितने भी बीच में बैठे हैं सब कहां जाएंगे, बायोलॉजी में जाएंगे। बायोलॉजी तो लो जी तो G और L, लो जी ले और G दोनों आ गए, यहां देख लो। अरे जुगाड़ सब चीजों के बनते हैं, अगर आप सच में और थोड़ा सा पेशेंस रख के चीजों को सोचते हैं तो सबका जुगाड़ निकल के आता है। तो बहुत सिंपल हो गया, बल्कि दिक्कत आती है अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो सारी ये चीजें मिक्स हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता बायोलॉजी के लिए C से F था कि B से M था। आज तो रह जाएगा, 5 दिन बाद में सब बराबर है ना। तो ये हालत होती है। बोले मनुष्य में नस होती है, तो नस का मतलब N से S तक। फिजिकल बोले CISF को, नेचुरल बम है ना तो BM। ऐसे इन चीजों को आप बहुत बढ़िया तरीके से याद कर लेना, 5-7 बार देखोगे तुरंत याद हो जाएगा, और आज ही हो जाएगा शायद। बोले नेचुरल, जैसे ही ऑप्शन में B रैम दिखेंगे नेचुरल के साथ में तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिक क्लिक होगा नेचुरल, बोले बम, BM देखते ही दिमाग में बम आ जाएगा है ना, और बम आ जाएगा तो सारे क्वेश्चन अपने आप फोड़ फोड़ के हो गए ना। चलो जी और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब चलते हैं इनकी मेन क्लासों की तरफ। ये देखो ये सारी की सारी क्या है भाई, मेन क्लास है। 42 मेन क्लासेस CC में दे रखी हैं, और ये सब मेन क्लासेस हैं। ये देखो सब मेन क्लासेज हैं। ये एक काम करो, आप पहले तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको कहीं दूसरी जगह से लिखना ही नहीं पड़े। ये 42 मेन क्लासेज कॉलम में दे रखी हैं, और 42 आपको याद करनी है ना। इनमें से अधिकतर तो मैं आपको करवा दूंगा। ये लो जी स्क्रीनशॉट ले लो आप। तू इधर चल थोड़ी देर रेस्ट कर, ले लो भाई यहां तक ले लो आप, G तक स्क्रीनशॉट ले लो मेन क्लासेज का। ये लो, ले लिया होगा, नहीं लिया तो पॉज करके ले लेना। फिर G से लेकर आगे चलो, H से लेकर NX तक ये ले लो, आई थिंक ले लिया होगा। उसके बाद O से Z तक ये ले लो। ये आपकी 42 मेन क्लासेज हो गई। अब देखिएगा एक एक को हम याद करने वाले हैं आज इस क्लास में। देखो Z, और ये Z कौन सा है ध्यान रखना, ये स्मॉल Z है। अगर कैपिटल Z हो कॉलम में कहीं पर भी आपको बड़ा Z दिखे, कैपिटल Z जहां भी दिखे, आप समझ लेना ये लॉ का नंबर है, कानून का नंबर है। Z लास्ट में आता है और कानून यहां सबसे पहले लगते हैं, तो ऐसे याद कर लेना।
बोले जेड का नंबर जहां भी दिखे, कैपिटल जेड जहां दिखे, आप समझ लेना कानून का नंबर है। और जब भी छोटा जेड दिखे मेन क्लास में, आप समझ लेना किसका नंबर है, जनरल या मेन क्लास है। दोनों ही मेन क्लास है, छोटा जेड भी और बड़ा जेड भी, दोनों ही मेन क्लास हैं। लेकिन छोटा जेड किसकी मेन क्लास है, जनरेलिया की। अर्थात कुछ भी समझ में नहीं आता किसी विषय में तो उठाकर कहां डाल दिया जाता है, जनरेलिया में डाल दिया जाता है। पढ़ा था ना डीडीसी में, वहां भी तो थी जनरेलिया। जनरेलिया क्लास हर जगह मिलेगी। तो जनरेलिया स्मॉल जेड और कानून लो कैपिटल जेड, दो तो याद हो जाएंगे आपको। 42 में से कितने बच गए, 40 बच गए। तो देखो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, सबसे पहली बात ही हमने यहां से शुरू करी थी। लाइब्रेरी साइंस को पढ़ना ही हमने यूनिवर्स ऑफ नॉलेज से शुरू किया था। सबसे पहले यूनिवर्स ऑफ नॉलेज ही आता है, उसी के बाद तो विषय बनते हैं। तो ज्ञान होता है, उस ज्ञान के छोटे छोटे पार्ट ही तो विषय हैं। एक प्रकार के जो संपूर्ण ज्ञान है उसमें जैसे एक प्रकार के विचार अपने मन में उत्पन्न हो रहे हैं, वो सब का सब क्या है, अपना विषय है। उसी से तो विषय बनता है। एक प्रकार के विचार जब सम्मिलित हो जाएं तो वो विषय बन जाता है। संपूर्ण ज्ञान जगत हमने पढ़ा था ना, सबसे पहले पढ़ा था। तो सबसे पहले 1 नंबर दे रखा है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को। क्या बुराई है भाई इसमें, सीधा सीधा याद हो जाएगा। ज्ञान बोले सबसे पहली बात ही अपने लाइब्रेरी साइंस को पढ़ना ही यहां से शुरू किया था, तो 1 नंबर तो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को सोचने की जरूरत ही नहीं है, याद वैसे ही हो जाएगा। और वैसे हो जाएगा तो आगे भी हो जाएंगे। और ये आप वैसे याद कर लोगे। लाइब्रेरी साइंस जिसके हम विद्यार्थी हैं वो कहां जाएगी, 2 नंबर में जाएगी। ठीक है, याद कर लेना। देखो नंबर से ये 3 हो ही गए। उसके बाद बुक साइंस, बुक साइंस 3 पे है और जर्नलिज्म 4 पे है। ये 4 ही अंक दे रखे हैं। ये अंक तो आप ऐसे याद कर लोगे, 1, 2, 3 और 4। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज सबसे पहले आता है। लाइब्रेरी साइंस के हम स्टूडेंट हैं इसलिए 2 नंबर वैसे याद हो जाता है, बच गए 2। तो बुक साइंस 3 पे आता है और जर्नलिज्म 4 पे आता है। अब आ जाओ अल्फाबेट पे। अल्फाबेट को कैसे याद करें, ए से शुरू करते हैं। ए नेचुरल साइंस, ए नेचुरल साइंस। ए किसका है, नेचुरल साइंस का है। तो ए नेचुरल चीज थी, तो नेचुरल। और देखो ए नेचुरल साइंस का है, और अगर वो पूछे, पार्टीशन पूछे, अभी देखा था हमने, तो वहां क्या बताओगे, नेचुरल बम, है ना। तो बी और एम था वहां, ध्यान रखना इस चीज का। नेचुरल साइंस का नंबर कितना है, ए। ठीक है, अब ये जो आगे आ रहे हैं ना, वो सब उसने नेचुरल साइंस में शामिल कर लिए। कहां से, बी से लेकर के एम तक के सभी विषय वहां शामिल कर रखे हैं नेचुरल साइंस वाले पार्ट में। तो नेचुरल साइंस का नंबर ए। ये नंबर याद कर लेना भाई, पूछे जाएंगे आपसे। अब सुनो, बी मैथमेटिक्स, बी मैथमेटिक्स मैंने याद कर रखा है ऐसे, बी मैथमेटिक्स। अब बी यदि याद हो गया तो जब भी बी के आगे जेड मिले आपको, देखो ये बी है, कभी देखो जेड जब भी मिलेगा ना किसी के आगे, तो आप उसको ऊपर बिठा देना और थोड़ा सा और जोड़ देना उसमें। देखो बी किसका नंबर था, मैथमेटिक्स का था। बी के ऊपर कहां गया ये रहा बी जेड और ये रहा ए जेड। दोनों में देख लेना, ये रूल फॉलो होगा। बी मैथमेटिक्स का नंबर है, बी से पहले ए जेड, तो मैथमेटिकल साइंस जोड़ दिया। वैसे ही यहां देखो सी फिजिक्स का नंबर है, सी किसका है, फिजिक्स का नंबर है, और सी से पहले बी आता है और बी जेड लगा दिया तो फिजिकल साइंस हो गया। मतलब ये साइंस और लग जाता है थोड़ा सा आगे। देखना कैसे, फिर से देखना एक बार। ए नेचुरल साइंस था, ए नेचुरल साइंस है, एक के बाद आता है बी, सबको पता है, और बी मैथमेटिक्स का नंबर है, बी मैथमेटिक्स का नंबर है। अब ए जेड मिल गया तो मैथमेटिक्स से ऊपर आ जाओ भाई थोड़ा सा, मैथमेटिक्स के साथ और क्या जोड़ दोगे, मैथमेटिकल साइंस नामक शब्द और जोड़ दिया। तो बी से ऊपर क्या जोड़ दिया, क्योंकि बी से ऊपर तो ए आएगा, ए के साथ जेड और शामिल कर दिया। वैसे ही देखो सी है तो सी से पहले क्या आएगा, बी, इसके साथ जेड और लगा दिया, तो सी का फिजिक्स होता है, फिजिक्स के आगे साइंस और लगा दी, तो अपने आप याद हो जाएगा। अब सी को कैसे याद करें, तभी तो ऊपर वाला याद होगा। तो सी को ऐसे याद करना, सी फिजिक्स है, तो बोले सी क्या ना लगे है, सर्दी क्या ना लगा करे, तो सर्दी तो फिजिक्स नहीं लगे है ना, तो सी फिजिक्स को, सी फिजिक्स बोले सी लाग रहे है ना, तो सी का मतलब सर्दी, तो सी लाग रहे है, तो सी फिजिक्स न लगे है, तो सी याद हो गया।
फिजिक्स से तो बी जेड अपने आप याद हो जाएगा, फिजिकल साइंस। ये कुछ गिने चुने, एक दो ही है, ज्यादा नहीं है वैसे ये। तो ए नेचुरल साइंस, बी मैथमेटिक्स, सी फिजिक्स, ऐसे याद कर लें। ए नेचुरल साइंस, बी मैथमेटिक्स, सी फिजिक्स। जो ये जेड लगे हुए हैं आप उस हिसाब से जोड़कर बना लेना इनको। ए है तो एक के बाद ए जेड आ गया मैथमेटिकल साइंस से, और बी है तो बी आ गया मैथमेटिक्स का, सी फिजिक्स का है तो बी जेड अपने आप फिजिकल साइंस हो जाएगा। तो ये वैसे याद हो जाने हैं, करना है आपको, रटना पड़ेगा इनका, और कोई इलाज नहीं है आपके पास, रटना ही पड़ेगा। 42 की 42 मेन क्लास उंगलियों पे होनी चाहिए, ऐसे पटापट मुंह से निकलनी चाहिए, बी सी डी ऐसे वर्ड निकलते हैं, धड़ाधड़ ये आंसर आने चाहिए तुम्हारे, रटना पड़ेगा तुम्हें इनको तो, और कोई इलाज नहीं है। ऐसा नहीं है यहां कोई मैथमेटिक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, याद करना पड़ेगा आपको, रटना पड़ेगा इनको। सी फिजिक्स हो गया था। डी इंजीनियरिंग, देखो ये याद अगर आप कर लोगे ना तो मैं आइसोलेट सारे इन्हीं से याद करवा दूंगा आपको, इन्हीं से मैं आपको सारे आइसोलेट याद करवा दूंगा, है ना। तो अगर डी इंजीनियरिंग तो डी इंजीनियर की टेबल पर, है ना, तो ये मैं आगे जोड़ के आइसोलेट भी याद करा दूंगा। तो डी टेबल का नंबर भी है, स्मॉल डी जब भी आई वो टेबल का नंबर है। तो मैं कॉमन आइसोलेट एसीआई पीसीआई है ना, इन्हीं के आधार से जोड़ के याद करवाऊंगा आपको मैं, इसलिए मेन क्लास अच्छे से याद कर लेना। मेन क्लास याद हो गई, लोगों को जोर आता है, बोले सर मेन क्लास ही 42 हैं तो और आइसोलेट तो बहुत सारे हैं, तो वहां पर भी डी मिलेगा, जैसे यहां सी है ना तो वहां पर भी सी मिलेगा, यहां पर डी है तो वहां पर भी डी मिलेगा, लेकिन फर्क इतना होगा वहां पर स्मॉल होंगे, यहां पर कैपिटल होंगे। मेन क्लासेज में सारे कैपिटल हैं, आइसोलेट में सारे स्मॉल हैं, लेकिन याद करने में तो समस्या आएगी ना। बोले यार बड़ो डी हो छोटो डी, है ना, तो मैं इन चीजों को जोड़ के करा दूंगा। इंजीनियर की डी इंजीनियर की टेबल पर, तो इंजीनियर की टेबल, तो इंजीनियर बड़ा डी दिखे तो यहां पर आप क्या कर दोगे, डी से इंजीनियरिंग, इंजीनियर की टेबल, डी से इंजीनियर की टेबल, तो डी बड़ा दिखे तो इंजीनियर, छोटा दिखे तो टेबल, दैट्स इट। सारे आइसोलेट में आपको ऐसे याद करवा दूंगा, सबके जुगाड़ बना रखे हैं। लेकिन देखो इन चीजों के भी, अधिकतर चीजों की बता रहा हूं मैं, कुछ बच जाए वो आप याद कर लेना यार। सी फिजिक्स और डी इंजीनियर। ई बोले यार ई केमिस्ट्री को तो डर लगा है, ई केमिस्ट्री को तो डर लगा है, केमिस्ट्री को लगा करे ना था, तो ई केमिस्ट्री, ई केमिस्ट्री यार, या फिर ऐसे कर लेना, बोले यार ई केमिस्ट्री को कहीं राज रहता कि दुनिया के बीच में अति गजब की केमिस्ट्री है, तो ई को राज के है बोले, है ना। तो ई केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री, तो ई केमिस्ट्री को के राज है बोले, तो ई केमिस्ट्री याद कर लेना। एफ, एफ टेक्नोलॉजी, एफ टेक्नोलॉजी, एफ टेक्नोलॉजी का नंबर है। जी बाई जी, कहते हैं जी बाई जी, जी बाई जी, तो जी बाई जी से बायोलॉजी हो गया, तो जी बाई जी, तो जी किसका नंबर है भाई, बायोलॉजी का नंबर है, जी बाई जी, ऐसे याद कर लो। जी आते ही अरे तुम्हारे मुंह से सीधा निकलना चाहिए, जी बाई जी, जी बाई जी, तो जी का बायोलॉजी हो जाएगा। चलिएगा आगे। एच, एच बताया था मैंने आपको, कल परसों ही बताया था, बोले आप सिम ले रहा है पहले जियो की, यूं लिखो ना तो एच प्लस आया करते हो ना, तो जियो की सिम आया करते, तो याद कर ले रहे। एच जियोलॉजी, तो एच जियोलॉजी, तो एच आया करते हो ना, तो वही है, ये मान लेना एच जियोलॉजी है। और एक्स लग गया था, मैंने करवाया था आपको, ये चीजें बताई थी, पहले जेड के प्रयोग होते थे, बाद में जेड को उठाकर एक्स का प्रयोग कर दिया, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं आपको, याद होगा आपको। तो एच जियोलॉजी, और इसी का सब सेक्शन एच एक्स है, तो जियोलॉजी भूविज्ञान, और इसी का पार्ट है माइनिंग। देख लो एक्स लगे ना तो इसका मतलब ये समझ लेना उसी का पार्ट है। एच का मतलब तो आपको पता चल जाएगा, बोले एच का जियोलॉजी था, एक्स एक्स मिल जाए तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, बोले यार इसी जियोलॉजी का कोई पार्ट है। एक्स मिल गया मतलब जियोलॉजी का पार्ट क्या हो गया, माइनिंग हो गया। आगे भी आएंगे अभी, तो ये देखो, ये देखो ये रहा के जूलॉजी का नंबर है, एक्स लग गया, एक्स लगते ही आप समझ जाना, बोले यार जूलॉजी का ही कोई ना कोई सब सेक्शन है, तो एक्स लग गया जूलॉजी, इसी का पार्ट है एनिमल हस्बेंड्री, इसी का पार्ट हो गया, जूलॉजी का ही तो पार्ट है, तो एक्स लगते ही उसी का पार्ट। जैसे एल है तो एल मेडिकल का नंबर है, तो मेडिकल के आगे देखो एक्स लग गया तो आप समझ लेना मेडिकल का ही पार्ट है, फार्मेसी, ऐसे याद कर लेना। एक्स लगते ही उसका सब सेक्शन है, ये मान लेना आप तो,
और फिर तो चीजें गलत होंगी ही नहीं। चलो जी वापस चलते हैं, यहीं आ जाओ। एच जियोलॉजी, बोले जियो किसी में एच आया कर, तो दिमाग में बिठा लेना यार चीजों को, जैसे तैसे करके दिमाग में एक बार अटकाना है। एक बार अटक गई तो वो फिर ऑटोमेटिक याद हो जाती है, फिर जियो सिम वगैरह लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक बार दिमाग में जैसे तैसे करके उलझा लो बस, वो चीज अपने आप सेट हो जाएगी बाद में। एक सर थे हमारे, कहा करते थे, बोले अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो उसे रट लो, और जब वो रट जाएगी तो फिर वो समझ में भी आ जाएगी। तो आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, विषय निर्माण की विधियों के साथ आपको ऐसा होगा। देखो विषय निर्माण की विधियों में आपके साथ ऐसा होगा। वहां कंसेप्ट आप देखोगे ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। इसीलिए तो मैंने इतने सारे एग्जाम्पल करवाए हैं वहां पर कि आप एग्जाम्पल रट डालो। सच बता रहा हूं, कंसेप्ट के ऊपर जाओगे, मुझे नहीं लगता कि 100% कंसेप्ट किसी के समझ में आएगा। 100% कंसेप्ट समझ में नहीं आता। पहला तरीका तो अपना क्या है, ऑप्शन से काटो। बोले यार इसमें कोई मिलने वाला काम हो रहा है क्या, फ्यूज हो रहा है क्या, कोई चीज मिल रही है क्या, तो फ्यूजन मिलने वाली चीज नहीं हो रही, तो 3 ऑप्शन तो कट गए, चौथे से लगा दो, या 2 कट गए, 2 तो ये तो गए। फिर अब रट रखा है तो फिर उसके हिसाब से आंसर लग जाएगा। तो पहले तो काट के करो। अगर आप डायरेक्ट करोगे ना तो चीजें बहुत, दिमाग तुम्हारा हैंग हो जाएगा और फिर भी गलत करके आओगे। तो विषय निर्माण की विधियों को तो सदैव आप क्रॉस लगा के किया करो, ऑप्शन काट के सोल्व किया करो, नहीं तो सही नहीं होगा। एक ही एग्जाम्पल के 3-3 आंसर आएंगे। अगर किसी को ऑप्शन नहीं दिए जाए और आपसे पूछा जाए कि इसका निर्माण किस विधि से हुआ है, तो उसके आंसर 3 आएंगे और तीनों ही सही हैं, ध्यान रखना। आप ये नहीं कह सकते ये कैसे हो सकता है। मैं ऑप्शन फ्यूजन दे दूं, क्लस्टरिंग दे दूं, एग्लोमरेशन दे दूं, और अलग अलग आपसे पूछो तो आप उसका आंसर फ्यूजन भी दोगे। फ्यूजन नहीं दूं, क्लस्टरिंग दे दूं तो आप उसका आंसर क्लस्टरिंग भी दोगे। क्लस्टरिंग नहीं दूं, एग्लोमरेशन दे दूं तो आप उसका आंसर एग्लोमरेशन भी दोगे, जो कि तीनों ही सही है। इसलिए कहता हूं सटीक आंसर काट के ही निकलेगा विषय निर्माण की विधियों में। रट लेना जितने एग्जाम्पल आपको मिले, सबसे बेस्ट तरीका यही है। रट लो सबको और फिर काट काट के आंसर दो, एक भी गलत नहीं होगा। यही सबसे बेस्ट तरीका है उन विधियों को पढ़ने का। तो आ जाओ अपने टॉपिक पे वापस आ जाओ एक बार। यार मैं ज्ञान ज्यादा देने लग जाता हूं कभी कभी, है ना, मुझे भी ऐसा फील होता है, और तुम लोग खुद ज्ञान के भरे पड़े हो, है ना, और हो जाता है कभी कभी तुम्हारे ऊपर भी। एच जियोलॉजी, एच एक्स इसी का पार्ट हो गया, अपने आप पता चल जाएगा। अब याद करो आई को, बोले सर आई को कैसे बिठाएं। आई बोले कौन आई रहे, बोले बूथनी आई। कौन आई रहे, बूथनी आई। बोले आई कौन आई, बूथनी आई। तो आई बूथनी अर्थात बोटनी, याद करना ऐसे। देखो मैंने ऐसे याद करे थे और मेरे ये चीजें इसी हिसाब से याद हैं, तो आप भी चाहो तो कर लेना। आई कौन आई, बोले बूथनी आई, तो यह बेटी बूथनी था, है ना। तो आई बोटनी याद कर लेना। जे बेटा नहीं पढ़ो, जे बेटा नहीं पढ़ो तो तन खेती करनी पड़ेगी, है ना। कहा करते हैं ना घर वाले, जे बेटा नहीं पढ़ो तो खेती। देखो मुझे तो ऐसे ही कहते थे, बोले बेटा तेरा हूं तो खेती भी करनी पड़ेगी, तो पढ़ ले, फायदो ही में ही है। तेरा हूं तो खेती भी करनी होगी, क्योंकि मुझे बहुत जोर आता था भाई, और बार बार यही बात करते, बेटा तू नौकरी नहीं लगे तो तेरा हूं तो या खेती भी करनी होगी। खैर तो जे बेटा, है ना, तो जे से ऐसे याद कर लेना एग्रीकल्चर। के बोले के जूलॉजी, बोले जूलो जूलॉजी, है ना। तो के जूलॉजी बोले जूलो जूलॉजी, है ना, जूलॉजी। तो के जूलॉजी, अरे जोड़ो इन चीजों को ऐसे। बोले के जूलॉजी, बोले जूलो जूलॉजी, है ना। तो कैसे क्या आ जाएगा भाई, जूलॉजी। तो के जूलॉजी, है ना, कोई झूल रहा था तो बोले के जूलॉजी, तो बोले जूलो जूलॉजी, है ना। तो कैसे क्या हो जाएगा भाई, जूलॉजी। याद करो इनको ऐसे। तो के जूलॉजी है तो जूलॉजी का पार्ट के एक्स में आ जाएगा, तो एनिमल हस्बेंड्री आपका के एक्स में आ गया। ठीक है, के एक्स अपने आप याद हो जाएगा। के जूलॉजी, तो के जूलॉजी है तो एनिमल हस्बेंड्री जूलॉजी का पार्ट है, तो के एक्स अपने आप लग जाएगा। ऑप्शन देखते ही धड़ाक से आप आंसर ठोक डालोगे। चलो जी, ले बोले गवर्नमेंट सर्वेंट तो यहां तुरंत समझ जाएंगे, क्योंकि वो तो रोज तो क्या, खैर जब जरूरत होती है तो मेडिकल लेते हैं, बोले मेडिकल लेना है मुझे, मेडिकल लगाते हैं, है ना, ये होता है अक्सर। तो बोले ले के ले, बोले मेडिकल ले मेडिकल ले, है ना। तो क्या लेंगे वो, मेडिकल, छुट्टियां लेते हैं ना मेडिकल लगा के। तो बोले ले, बोले के ले, बोले मेडिकल ले। ठीक है, मेडिकल हो गया।
तो इसी का पार्ट LX में आ जाएगा, मेडिकल का पार्ट फार्मेसी हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। अब ये दो चीजें आएंगी M और N, इनको आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, M और N। M के अंदर आएगा आपका यूजफुल आर्ट, M यूजफुल आर्ट, N फाइन आर्ट। दोनों में दिक्कत होती है, कई बार आगे पीछे हो जाता है। तो कैसे? N के अंदर लास्ट में ने आ रहा है, और फाइन ने इसमें भी लास्ट में ने आ रहा है। ये चीजें मिक्स होती हैं, अभी तो नहीं होगी, 2 दिन बाद इसे देखोगे ना तो फिर पता नहीं चलेगा, बोले यार फाइन आर्ट M में था कि N में। यहां मिक्स होता है क्योंकि हमने याद किया है ना इनको। और कहां समस्या आती है, देखो जो लोग सीधे ही मास्टर जी बनने आ जाते हैं ना, उन्होंने याद तो खुद ने तो किया नहीं है, यहां आएंगे और धड़ाधड़ पीपीटी से, ठीक है, क्योंकि क्या जोर आता है भाई, पीपीटी में भी तो पढ़ के जा सकता हूं ना। हमने खुद ने याद किया है पहले इन चीजों को, और याद करते समय क्या समस्या आती है वो हमें पता है ना, हमने फेस किया है इन चीजों को। बछीड़ खाई है पहले, और बछीड़ खा बस बुद्धि आई है माखन, है ना। तो वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो मुझे मालूम है M और N में ये समस्या आती है, मेरे साथ ऐसा हुआ है। 2 दिन बाद पता नहीं चलता M में यूजफुल आर्ट था कि N में था, फाइन आर्ट M में था कि N में था, ये पता नहीं चलता, मिक्स हो जाती है। और क्वेश्चन गलत जो हुआ लेर और जाए है, नंबर देना तो बाद की बात है, ब्याज सहित लेर जाए है, बर्बाद कर दे है एक क्वेश्चन बैठे एग्जाम में। तो M यूजफुल आर्ट और N को जोड़ देना आप, N ने लगा हुआ है, और फाइन ने में भी फाइन आता है, ने उसमें भी लगा हुआ है, ने इसमें भी है। तो N ने फाइन ने, तो दोनों में ने जोड़ देना इनको। तो M यूजफुल आर्ट और N फाइन आर्ट का नंबर है। तो ये रहा आपका N, और इसमें भी बोलोगे, देखो बोलने में आता है ना, N फाइन ने आ रहा है दोनों में। तो N फाइन आर्ट और M यूजफुल आर्ट। अब सुनो, ये दोनों M और N हो जाएंगे। एक क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, क्या बोले, क्वेश्चन बना के देगा ऐसे, डेल्टा किन दो के बीच आता है? अल्फाबेट बना के दे देगा, ए से लेकर A D के बीच, J K के बीच, S T के बीच, M N के बीच। डेल्टा कहां है? और ज्यादातर M और N ऑप्शन में मिलेंगे, आपको ध्यान रखना। तो ये जो डेल्टा है ना, वो M और N के बीच में प्रयुक्त हुआ है, ध्यान रखना। M और फिर M के बाद क्या आता है? N ही आता है। तो M और N के बीच में डेल्टा आता है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बोले किसके बीच में था? M और N के बीच में था। ये क्वेश्चन एक बार मेरा गलत हुआ था, एक बार ये गलत हुआ था, क्योंकि उस समय मुझे लाइब्रेरी साइंस का लैब ही नहीं आता था, उस समय मेरा गलत हुआ था। और उसमें बाद में मुझे जब ये सामने आया ये सारी चीजें, तो फिर मेरा बहुत अच्छे से ये चीजें क्लियर हो गई। तो डेल्टा किन के बीच में आता है? M और N के बीच में, क्योंकि तब मुझे पता ही नहीं था यार क्या है, और क्योंकि उस समय लाइब्रेरी साइंस ज्यादा डेवलप ही नहीं था, और फिर मास्टर जी भी डोल का ही है ना। तो M और N के बीच में डेल्टा आता है, इस चीज का ध्यान रखना, पूछा जाता है। और डेल्टा किसके लिए होता है भाई? ये पहले ही बता चुका हूं, स्पिरिचुअल और मैस्टिज्म के लिए, पीछे की क्लासों में करवा चुका हूं मैं ये। स्पिरिचुअल और मैस्टिज्म के लिए, आध्यात्मिक और रहस्यवाद के लिए, पिछली क्लास में भी शायद मैंने आपको ये करवाया था। अब सुनो, मज और मजा दो चीजें हैं, इसको तो आप मज पढ़िए, मज और मजा, मज और मजा दोनों को जोड़ो यार। MZA को मजा पढ़ लो ना यार, क्या दिक्कत है तुम्हें? पढ़ने से वहां थोड़ी बताना है बोले मैं इसको ये पढ़ता हूं, वहां तो क्वेश्चन सही होना चाहिए अपना। और मजा किस में आता है? मानवता में आता है। मजा किस में आता है? मानवता। जब कोई इंसान इंसानियत दिखाता है, मानवता दिखाता है, तो अपने आप उसमें देखो, उसको देखकर आनंद सा आता है। जब कोई इंसान अच्छा कार्य करता है, कोई मानवता के लायक कार्य करता है, तो अपने को बहुत अच्छा लगता है उसको देखकर, है ना। तो मजा आता है उसमें। मजा किस में आता है? मानवता में आता है। मानवता का कोई कार्य हम जब देखते हैं तो उसमें क्या आता है? मजा आता है। तो मजा मानवता में है बोले यार, मजा किस में है बोले? मानवता में है बोले। ऐसे तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मजा तो मानवता में ही है ना। तो मजा मानवता में है, तो मजा मानवता में है, तो मज और मजा दोनों एक जैसे लग रहे हैं। तो मानवता में तो मजा था,
इसलिए मानवता और सोशल साइंस दोनों किस में है, मज में है। तो मानवता से तो मजा, और मज में क्या है, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, अर्थात मानवता और सामाजिक विज्ञान। तो ये दोनों है इसमें, ये ऊपर भी है क्योंकि एमजेड यहाँ भी है, तो एक वर्ड तो पूरा का पूरा ऊपर मिल गया, और उसके बाद आपका एक और जुड़ गया इसमें, सोशल साइंस। बहुत सिंपल है, अगर ये एक याद हो गया तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो मजा अपने आप याद हो ही गया तुम्हें। मजा किसमें, मानवता में। अब मजा मानवता में है तो मज में क्या है, बोले मानवता और सोशल साइंस, दैट्स इट। चलो जी, एन फाइन आर्ट हो ही गया, और एन एक्स इसी का फिर से पार्ट हो गया, लिटरेचर एंड लैंग्वेज। तो फाइन आर्ट का पार्ट हो गया लिटरेचर और लैंग्वेज। चलो जी, उसके बाद आ जाओ, देखो ये जो पार्ट है ना, इनको तो याद करने में समस्या आएगी ही नहीं तुम्हें, ये तो अपने आप ही सही हो जाते हैं। पता चल जाता है, एक का पता चल गया तो एक्स लगेगा, तो आप समझ जाओगे बोले किसी उसका पार्ट है, जिसके आगे एक्स लगा हुआ है उसी का तो पार्ट है, तो अपने आप पहचान जाओगे, उनमें समस्या नहीं आएगी। देखो अपन लास्ट में पहुंच गए हैं, पता ही नहीं चला, और सारी चीजें याद भी हो गई होंगी शायद। ओ लिटरेचर, जब भी हम कभी भी ओ का नाम लेंगे, जब भी हम ओ मेन क्लास का नाम लेंगे, तो साथ ही साथ ओ लिटरेचर हम बोलेंगे। ओ के साथ हमेशा हम लिटरेचर बोलेंगे। बोले कौन सी क्लास, ओ लिटरेचर क्लास। तो ओ किसकी है, लिटरेचर, ओ लिटरेचर, है ना, ऐसे याद करना है। पी लिंग्विस्टिक्स, अर्थात पी में क्या है, अपनी लैंग्वेजेस दे रखी हैं। पी किसकी मेन क्लास है भाई, लैंग्वेज की मेन क्लास है। तो ऐसे याद कर लेना, एक नई लैंग्वेज आप याद कर लेना, कौन सी, पी लैंग्वेज। एक नई लैंग्वेज कौन सी याद करोगे, पी नाम की लैंग्वेज को याद कर लेना, तो पी लैंग्वेज। उसके बाद आता है क्यों। बोले क्यों धर्म भ्रष्ट कर रहे हो है रे, तो क्यों धर्म भ्रष्ट कर रहे हो है, बोले तो क्यों किसकी है, धर्म की मेन क्लास है। आपको याद होगा जब हमने विषय निर्माण की विधियां पढ़ी थी, और विषय निर्माण की विधियों में भी लूज असेंबल नामक विषय निर्माण विधि हमने पढ़ी थी। लूज असेंबल विषय निर्माण विधि के अंदर जब हम पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे थे, लूज असेंबल विषय निर्माण विधि का पार्ट फर्स्ट अर्थात प्रकार पहला जब हम पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, जब दो विषयों के बीच में आपस में संबंध हो, वहां पर इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन होता है। और दो विषय भी मैंने आपको उस समय बताए थे, धर्म और दर्शन। वहां पर दो विषयों को हमने जोड़कर भी देखा था। फिलोसॉफी और रिलीजन के मध्य हमने संबंध बनाए थे, उस समय भी मैंने आपको ये चीजें करवाई थी, याद होगा आपको। इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन, इंट्रा फैसेट फेज रिलेशन, इंट्रा अरे फेज रिलेशन, अर्थात फेज रिलेशन के तीनों लेवल अर्थात स्तर मैंने आपको वहां करवाए थे। और यहां फिर से आपके सामने है, देख लीजिएगा। बोले क्यों धर्म भ्रष्ट कर रहे हो रे, तो रिलीजन अर्थात धर्म। तो बोले क्यों धर्म भ्रष्ट कर रहे हो रे, तो क्यों किसकी मेन क्लास है, धर्म की मेन क्लास है। इस प्रकार से आप इसे भी याद कर सकते हैं। अरे बोले आर दर्शन तो कर एक बार, बोले आर दर्शन तो कर मेरा एक बार। तो आर किसकी मेन क्लास हो गई, दर्शन की मेन क्लास है। बोले आर दर्शन तो कर रहे, बोले एक बार, तो आर किसकी है भाई, दर्शन की है। एस मैंने बहुत अच्छे से याद कर लिया, क्योंकि एस मेरे नाम से आता है, तो मैंने देखा एस अर्थात साइकोलॉजी। वैसे भी आप देख सकते हो साइकोलॉजी में पी साइलेंट होता है, कभी हम साइकोलॉजी थोड़ी ना पढ़ते हैं, तो इसे साइकोलॉजी ही पढ़ते हैं। एस और एस इधर भी है, तो एस अर्थात साइकोलॉजी, एस एस। लेकिन फिर भी मैंने तो ऐसे याद कर लिया था क्योंकि एस मेरे नाम से था। आप भी इन चीजों को जोड़ जोड़ करके ऐसे याद करिएगा। उसके बाद सिग्मा, और सिग्मा पिछली ही क्लास में मैंने आपको बताया था कि 7वें संस्करण में सिग्मा को हटा दिया गया है, और 6वें संस्करण में जो सिग्मा था, 6वां रिवाइज संस्करण हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर सिग्मा किसका नंबर बता रखा है भाई, सोशल साइंस की मेन क्लास है।
सोशल साइंस की मेन क्लास पूछी जाती है, आप क्या बताएंगे? सिग्मा। और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोशल साइंस की मेन क्लास क्या है, तो बताएंगे तुरंत ही हम सिग्मा। हालांकि 7वें संस्करण में इसको हटा दिया गया है। फिर से देखिए, टी एजुकेशन। जब भी हम टी का नाम लेंगे, जैसे एक तो ओ लिटरेचर और एक टी एजुकेशन, ये दोनों नाम साथ ही लिए जाते हैं। जब भी हम ओ का नाम लेंगे तो सदैव ओ लिटरेचर बोलेंगे, टी का नाम लेंगे तो आपके साथ ही टी एजुकेशन बोला जाएगा। जब हम नंबर बनाएंगे आगे तो ये मेन क्लास से आपको बहुत अच्छे से और भी याद हो जाएंगी। वैसे भी आपको याद हो ही गई होंगी, क्योंकि हमने तो लगभग चीजों को जुगाड़ बना बना के याद किया है और लगभग आ ही गई, ये मान के चलिए आप, है ना। तो चीजों को इस प्रकार से आप याद करोगे, बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। पता भी नहीं चला कब हमने 42 मेन क्लास याद कर ली। और वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज करके आप देख लोगे तो रही सही कसर भी आपकी पूरी हो जाएगी। यू और वी जब हम रीजनिंग पढ़ते हैं वहां याद करते हैं अल्फाबेट के नंबर्स। एल बोले 12 पर, है ना, एस आर एस 19, टी 20, और अल्फाबेट के उल्टे अक्षर भी हम याद करते हैं। लव के अंदर एक दूसरे के उल्टे थे। वो एक हम कहानी भी पढ़ते हैं, इंडियन रेलवे वाली कहानी भी पढ़ते हैं। एच जो हिस्ट्री शीटर बॉय था, क्रूक्स बाइक लेकर बैठ गया था, है ना, ट्रेन की पटरियों के पास। जब वो ट्रेन की खिड़की में से उसे इंडियन रेलवे की क्वीन दिखती है तो उससे वो लव हो जाता है, बाद में काले पानी की सजा मिलती है। तो कहानी हम पढ़ते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं यूवी 21-22 रन बना के आउट हो जाता है। तो यूवी, तो यू 21 नंबर पे आता है, वी 22 पे, वही तो यूवी है ये। यू और वी यहाँ पर भी एक साथ आ रहे हैं आपके। और ज्योग्राफी और हिस्ट्री भी लगातार ही आते हैं। जब हम बोलते हैं ना कि क्या क्या सब्जेक्ट बोले, ज्योग्राफी हिस्ट्री, है ना, तो बताते हैं ऐसे। तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री भी दोनों एक साथ आ रहे हैं, यू और वी। तो यू ज्योग्राफी का है और वी हिस्ट्री का नंबर है। तो इस प्रकार से यहां भी इनको याद कर सकते हो। उसके बाद आपका आता है डब्ल्यू, और डब्ल्यू तो अपने को बनाते ही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज वाले हैं तो अपने को हमेशा डब्ल्यू ही तो बनाते हैं, और क्या है। तो हम लड़ते झगड़ते भी हैं, उनके चक्कर में अपना भाईचारा भी खराब कर लेते हैं चुनावी टाइम पर। तो लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि ये नेता किसी के नहीं होते, नेता किसी का नहीं होता। अगर नेता किसी का होगा तो फिर वो नेता ही काय का है ना। तो नेता कभी किसी का नहीं हो सकता। तो इन नेताओं के चक्कर में फालतू अपना भाईचारा खराब नहीं करने का। तो देखो डब्ल्यू और डब्ल्यू अपने को बनाते ही हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज के नेता जो है। तो पॉलिटिकल साइंस का तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। एक्स अपने आप याद हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इकोनॉमिक्स से एक्स निकल रहा है उसमें लास्ट में अपने आप ही। तो एक्स इकोनॉमिक्स से तो एक्स से तो दोनों में मैच हो रहा है। तो इकोनॉमिक्स से तो बोले एक्स से, है ना, तो ये याद हो जाएगा। अब देखो जेड मैंने आपको याद करवाया था, जेड दोनों याद करवाए थे मैंने। स्मॉल जेड भी आपको याद करवाया था और कैपिटल जेड भी आपको याद करवाया था। बड़ा जेड होता है, और ऐसे भी याद कर सकते हो, बोले यार कानून का हाथ लंबा हुआ करें, बड़ा हुआ करें, कानून का हाथ बड़ा हुए, है ना। तो बड़ा मतलब बड़ा जेड आ जाए तब तो कानून का नंबर हो जाएगा, बड़ा जेड आ जाए तब तो कानून का, और छोटा जेड आ जाए तो देखा ही था अपन ने, जनरेलिया मेन क्लास का नंबर था। तो छोटा जेड आए तो जनरेलिया का, और बड़ा जेड आए तो बोले बड़े होते हैं हाथ कानून के, तो बड़ा जेड कानून का हो जाएगा। अब वाई अगर आपको याद है, बोले वाई सोशोलॉजी का नंबर है, एक नंबर तो याद कर ली हो रहे, एक तो कर ही सको, हो भी अभी थे। तो वाई सोशोलॉजी का नंबर याद है, और वाई अगर सोशोलॉजी का नंबर आपको याद है तो वाई का सब सेक्शन देखो, वाई के आगे एक्स लगा हुआ है, इसका मतलब सोशोलॉजी का ही पार्ट है। तो वाई एक्स तो अपने आप वैसे ही निकल जाएगा फिर सोशल वर्क। इस प्रकार से प्रत्येक मेन क्लास को आप याद कर लीजिएगा। शायद ये कंप्लीट मेन क्लासेज आपको बहुत अच्छे से याद हो गई होंगी। कंप्लीट 42 मेन क्लासेज हैं। अगर 42 मेन क्लास आपने याद कर ली तो आगे आपको कोई समस्या नहीं होगी। इन्हीं के आधार पर मैं आपको ACI और PCI दोनों याद करवाऊंगा।
बहुत से लोग हैं जो ACI और PCI को याद नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं, बोले सर DDC की बहुत सी टेबलें हैं, DDC की जो समरीज हैं पहली और दूसरी समरीज में बहुत से नंबर हो गए, फिर 42 मेन क्लास ये हो गई, तो फिर आइसोलेट के लिए तो फिर बहुत नंबर है, वहाँ तो बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स दे रखे हैं, वो कैसे बोले याद करें। तो मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपने अल्फ़ाबेट ये जो मेन क्लासेज हैं 42 ये याद कर ली, और मैंने करवा दी याद, छोटा सा कार्य है, एक क्लास में ही लगभग चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। 30 से 40% तो शायद एक बार में ही आपको याद हो गया होगा, 2 बार देखोगे तो 60% हो जाएगा, और फिर एक बार खुद से पढ़ लोगे तो कंप्लीट है। 4 से 5 बार में फ्री है ये तो काम। और अगर ये आपने याद कर लिए तो मैं आपको सारे आइसोलेट इन्हीं से जोड़कर याद करवा दूंगा, क्योंकि वहाँ दिक्कत होती है। आप यहाँ पढ़ लेते हैं डी इंजीनियरिंग का नंबर, पढ़ते हो ना आप, डी इंजीनियरिंग का नंबर, और जबकि स्मॉल डी आ जाता है तो वो बन जाता है टेबल का नंबर। तो ये सारी जो सब के सब अल्फ़ाबेट है ना, हर जगह ये समस्या मिलेगी आपको। N7 बोले किसका नंबर है, नशा किसका नंबर है, बोले नशा मुझे सर्दियों का है। E5 किसका नंबर है, E5 आगे लगा हुआ है। E5 डेल्टा का नंबर है, बोले E5 डेल्टा वर्जन आती है ना कोविड का। तो बहुत सी चीज़ें हैं ये अल्फ़ाबेट्स, मैं आपको सारे जुगाड़ बना करके इनके हिसाब से याद करवा दूंगा। लेकिन कंडीशन ये है, मेन क्लासेज आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी है, और बहुत सिंपल है, अपन ने अभी तो करी है। कुछ एक बस्ती हैं, 5-7 बस्ती हैं, वो तो आप मन से भी याद कर लेना। बाकी तो मैंने लगभग चीज़ें तो जुगाड़ के हिसाब से आपको याद करवाई दी है। 42 मेन क्लास याद कर लिया आपने और पता भी नहीं चला आपको। इसी हिसाब से मैं सब की सब जो आइसोलेट है ACI और PCI वो भी याद करवाऊंगा। और उसके बाद बहुत सी चीज़ें हैं, हम जैसे मेन क्लास से हमने पढ़ी हैं, पीछे DDC के नंबर हमने जैसे जोड़ जोड़ के याद किए हैं, उसी प्रकार से कंप्लीट लाइब्रेरी साइंस को पढ़ेंगे। बस जैसे मैं आपके साथ कदम से कदम मिला के चल रहा हूं, मैं आपके साथ तन मन से मेहनत कर रहा हूं, आप भी ऐसे ही बने रहिए और इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए। जो मेरा दायित्व आपके प्रति है वो मैं बखूबी निभा रहा हूं, आपका दायित्व जो मेरे प्रति है, इस चैनल के प्रति है, वो भी आप बहुत अच्छे से निभाइए। जैसे ही अपना थोड़ा सा परिवार बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा और बहुत स्पीड के साथ ग्रो हो रहा है, नो डाउट बहुत स्पीड से ग्रो हो रहा है, तो जैसे ही परिवार बड़ा हो जाएगा मैं बहुत जल्द टेस्ट सीरीज आपके लिए लेके आ रहा हूं, और लगभग मैंने प्रोसेस शुरू कर दी है। थोड़ा सा आप भी एफर्ट करिए। और अरे भाई कहाँ बड़ी बात है, आप 3500 लोग इस चैनल पे अभी प्रेजेंट में जुड़े हुए हैं। 3500 आप लोग हैं। अगर एक इंसान, एक लड़का आप में से एक दिन भी इसके लिए, चैनल के लिए निकाल ले, तो सब्सक्राइबर बढ़ना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। और अगर बढ़ जाते हैं तो अपना परिवार बढ़ जाएगा, और परिवार बढ़ जाएगा तो पेपर देने में भी मजे आएंगे, और थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ यार अपना परिवार थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो एक दिन आप निकाल लीजिए इसके लिए, आप एक दिन के लिए टाइम निकालिए, और कल का दिन आप निर्धारित करिए कि कौन कितने सब्सक्राइबर बढ़ा सकता है, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपने कितना एफर्ट हमारे लिए किया। हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं और करेंगे, कमिटमेंट है, एक जाट की जुबान है, पीछे नहीं हटता। और मैं कंप्लीट आपको कमिटमेंट कर चुका हूं कि मैं पूरा सिलेबस इस चैनल के माध्यम से आपको करवाऊंगा, तो मैं कभी पीछे हटने वाला नहीं हूं, भले ही मुझे कोई कितना भी लालच क्यों ना दे। जैसे आप सब जान ही रहे हैं, लोग कह ही रहे हैं चारों तरफ से, अब तो पता नहीं, लेकिन दिमाग से निकाल दें, हम आपके साथ एग्जाम तक बने रहेंगे। उस चीज़ की आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। जब आपका सपना पूरा होगा, आपके घर वालों का सपना पूरा होगा, उनसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी कि हाँ यार अपनी वजह से कोई ना कोई बंदा, कोई लड़का, कोई अपना स्टूडेंट सक्सेस हुआ है। कम से कम दुआएं तो दोगे। मेहनत करिए, एक दिन कल का दिन आप रख लीजिए, और देखता हूं आप कितने सब्सक्राइबर बढ़ा पाते हैं। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, एक दिन कम से कम आप भी दीजिए इस चैनल को, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। बाकी मेहनत में कोई कसर आपको नहीं छोड़नी है, जी जान लगा देनी है, ये सोच के तैयारी करनी है कि इस बार आर या पार हम करेंगे। क्योंकि 350 पोस्ट या 330 पोस्ट बहुत होती हैं। अरे 300 पोस्ट ही बहुत होती हैं,
बहुत होती हैं, ज़्यादा फॉर्म भी नहीं लगे हैं, बहुत कम फॉर्म लगे हैं, तो कंपटीशन भी नहीं है ज़्यादा। तो आप मेहनत अगर करेंगे तो सच में सपने आपके और अपनों के पूरे होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 4 से 5 महीने का टाइम है, जी जान लगा दीजिए, आपका सिलेक्शन ये मान के चलिए तय है। बहुत कम समय आपके पास बचा हुआ है। जो चीज़ें मैं करवा रहा हूँ इनको ऐसे की ऐसे तैयार करते जाइए। ऐसे मत सोचिए कि हाँ 2 दिन बाद कर लूंगा, 3 दिन बाद कर लूंगा। जो करवा रहा हूं उसी दिन उसे कंप्लीट करके आगे बढ़िए। जब तक मैं अगली क्लास डालूं दूसरे दिन, वो पीछे वाला एकदम बहुत बढ़िया तरीके से आप तैयार करके आइए। देखिए पढ़ने का अलग ही आनंद आएगा। मेहनत करते जाइए, मेहनत का एक नशा आप जो अगर कर लोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। बहुत जल्द आप सफल होगे और बहुत जल्द लाइब्रेरियन आप बन जाओगे, पुस्तकालय अध्यक्ष आपके आगे लग जाएगा। एक बेरोजगारी का जो ये बड़ा दाग है ना, ये हट जाएगा। बने रहिए इसी प्रकार से, और कल का दिन आप देखता हूं कितना एफर्ट कर पाते हैं, और मुझे कमेंट में बताइए आपने कितना कार्य किया इसके लिए। तो थैंक यू। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।